हेलो गाइस, फिजिक्स की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का मैजिक विद लॉजिक। तो लास्ट क्लास में जो हम ऑब्जेक्टिव पूछे थे उन सारे ऑब्जेक्टिव्स का आंसर हम दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, बहुत बच्चों ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है सभी ने, और किसी किसी का कोई आंसर गलत है, और तो उसको जिसका इसका रॉन्ग है वो उसको करेक्ट कर लो। क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर जो ऑब्जेक्टिव था, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, जस्ट सेकेंड, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस? सॉरी 16 नहीं 15 ओम है। हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में कि एक 15 ओम का 15 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इसका 15 ओम है, उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है। तो उसका हमको क्या बताना था? रेजिस्टेंस बताना था क्या होगा। तो वैसे तो लॉन्ग प्रोसेस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले वीडियो के पिछले वीडियो में, ठीक है ना, बता चुके हैं। तो जिनको नहीं आ रहा वहाँ जा करके देख लें। हम यहाँ फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। तो R2 बराबर क्या पढ़े थे? n² R1। अगर क्या करें, किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो कितना टाइम से स्ट्रेच कर रहे हैं वो n था, यहाँ 2 का स्क्वायर, और r का वैल्यू क्या है? 15 है। ये क्या हो जाएगा? 4 × 15, 15 चौके 60, 60 ओम हो जाएगा। तो पहला का आंसर होगा C। दूसरा देखते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोध निर्भर करता है लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, टेम्परेचर पे। ऑल ऑफ दिस ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? R बराबर क्या होगा? ρL/A। तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ही, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा ही, और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी ऑलरेडी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मीन्स ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड का आंसर डी। उसके बाद देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज्ड 4 times then the resistance is 80 ohm, what is the value of original resistance? हाँ, if the length of the wire is increased, अब लेंथ क्या है वायर का, उसको इंक्रीज कर दिया है, खींच के ऐसे स्ट्रेच करके खींच दिया गया है, और बोल रहा है 4 times इंक्रीज कर दिया गया है, देन द रेजिस्टेंस इज 80 ओम। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस बराबर, तो ये फॉर्मूला जान ही रहे हैं, n² R1 ऐसा होता है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 80 ओम है। तो ओरिजिनल R1 का वैल्यू कितना होगा? इसको 4 टाइम से ये किया गया है, तो ये कितना था? 416, ये 80, तो ये क्या हो जाएगा? 16 × 5 = 80। तो R1 का वैल्यू कितना हो गया? 5 ओम। तो 5 ओम, डी आंसर होगा। फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर है, अ वायर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस कट इन 5 इक्वल पार्ट एंड ट्विस्टेड टुगेदर। 20 ओम का एक तार है, उसको 5 बराबर भागों में बांट करके उसको ट्विस्ट कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, तो उसका रेजिस्टेंस बताना है। तो R2 बराबर हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? R1/n², ये पढ़े थे, ठीक है, याद हो तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 20 है, तो 20 और कितना? 5, तो 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 20/25 कितना हो जाएगा? 5 चौके 5 25, 4/5। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये सब शॉर्टकट्स है, ये सब ऐसा नहीं करें तुम याद रखो, नो, हम कभी नहीं कहेंगे कि याद फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रट जाओ। हम एक प्रोसेस बताएंगे, फॉर्मूला जहाँ बोलेंगे रट लेने के लिए वहाँ रट लेना है, ठीक है ना, यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल देन द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो। अगर क्या करें, लेंथ वायर का डबल कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो और ये भी अराइज हो सकता है कि इसमें स्ट्रेच किया नहीं गया है या डबल कर दिया गया है। तो जब कुछ ना लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या किया गया है? ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है, 4 गुना डबल कर दिया गया। द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, वायर को डबल कर दिया, 4 गुना नहीं, डबल कर दिया गया।
तो कितना हो जाएगा, तो रो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल होता है, इसको डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ए नंबर आंसर होगा इसका, सॉरी बी नंबर, 4 का बी नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर थे, जिनका सही नहीं था वो करेक्ट कर लो। अब फिर पिछला वीडियो जो इससे पहले पढ़े हुए हैं, प्रीवियस जो क्लास है, उस थ्योरी पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं। ठीक है, फिर तुमको उसको जवाब कमेंट्स में करके देना है। ओके, तो देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो कि पिछले लेक्चर पर है, अगर तुम इस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो एक ही नज़र में, तो मीन्स यू आर इन ट्रबल। तो तुम्हें उस लेक्चर को पूरे ही कंसंट्रेशन से देखना चाहिए अगर तुम जवाब नहीं दे पा रहे तो। ओके, तो फर्स्ट वन इज ओम्स लॉ फेल्स व्हेन। ओम का नियम जो है ना फेल हो जाता है कब, जब टेम्परेचर तापमान बदलता है, डेंसिटी बदलता है, या दोनों बदल जाता है, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन गिवन ग्राफ, इस दिए हुए ग्राफ में प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये भी आई का ग्राफ है, ये करंट है, ठीक है ना, ये करंट का एक्सिस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सिस है, और ये भी वर्सेस आई का ग्राफ है, लीनियर है, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वाला जो भी कंडक्टर के लिखा गया है। तो इसमें बताना है कौन सा रेजिस्टेंस का वैल्यू है। उसके बाद कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, कंडक्टेंस चालकता जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का कि मटेरियल का कि चार्ज का कि करंट का। ओके ओके, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा ही चुके हैं ऑलरेडी। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम के सदिश नियम का फॉर्मूला बहुत आसानी तरीके से याद होगा तुम लोगों को, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर तुम्हें लिखना है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का इसमें से कौन सा यूनिट है, हम पहले भी बताए थे कि बड़े ध्यान से रखना, इसको कई तरीके, हर तरीके से रिप्रेजेंट करके हम दिखाए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा चीज़ों को। जो इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं रख पा रहे हो वो अपना एक्टिव करो, हमको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर, हाँ कॉपी में ज़रूर नोट कर लिया करो, क्योंकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स पर कमांड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, फिर इसको चलते हैं अगला थ्योरी को, तो चलते हैं आगे थ्योरी को देखते हैं। तो फिजिक्स की दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और फिजिक्स का मैजिक देखते हैं विद लॉजिक। एकदम ध्यान से देखना है सारे थ्योरी को, कोई भी थ्योरी विदाउट लॉजिक नहीं मिलेगा यहाँ पर, सारे के सारे सबके लॉजिक होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हुए हैं, और कंडक्टिविटी पढ़े, कंडक्टेंस पढ़े, सबका थ्योरी याद होगा आई थिंक, बहुत आसान थ्योरी था, एकदम फील कर लो उसे, ऐसा नहीं बुक मत समझो कि वो बुकिस कोई चीज़ है, ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन रटने वाली बात, एकदम रटो ही मत, कभी मत रटो, रटना है ही नहीं, एकदम समझ लेना इन चीज़ों को। जैसे एज ए सिंपल अगर कुछ भी पूछा जाए तुमसे कि भाई फॉर एग्जांपल कि फ़ोन कैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोन कैसे स्टार्ट करते हैं, तो क्या तुमको रटना पड़ेगा, बस अगर यही कोई बुक में लिखा हुआ रहता है फ़ोन कैसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, समझ आते वो परिभाषा दिया हुआ है भाई, उसको तब रटना पड़ेगा कि जब फ़ोन को स्विच, फ़ोन के पावर बटन को स्विच दबाते हुए रहते हैं तो ऑन हो जाता है, तो ऐसे रटते नो, तुम्हें उसके वे को समझ जाना, फिर अपने भाषा में जैसे चाहे एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, तो इसी स्किल को अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, कंडक्टेंस पढ़े हैं, कंडक्टिविटी पढ़े हैं, उससे पहले पढ़े रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, सभी याद होगा तुम्हें। तो अब जो है सारे मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सारे मटेरियल्स को, मतलब जितने पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थ को ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर, चालकता के परास के आधार पर, उन सारे पदार्थ को 3 भागों में बांटेंगे, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो फटाक से हेडिंग लगा लो, ये थोड़ा सा थ्योरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ, हिंदी में लिख देते हैं फटाक से, चालकता के आधार पर पदार्थों का
वर्गीकरण, वर्गीकरण। ओके, देख लेना भाई, वर्गीकरण आई थिंक दीर्घिकार होता होगा। वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण। ओके, वट एवर यू विल करेक्ट इट, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, जैसे बना लेते हैं, कंडक्टर, चालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, कुचालक, या ओ चालक। ओके, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता का प्रास। ओके, तो इसमें देखते हैं। तो कंडक्टर के जब कंडक्टिविटी के रेंज को देखा गया तो वो क्या था, ये था 10⁸ से 10⁶। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, महो पर मीटर, या ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख सकते हैं, या ऐसे, दोनों जायज़ है। तो ये रेंज होता है। उसके बाद इधर जो रेंज होता है वो कितना होता है, 10⁴ से लेकर 10⁻³ महो मीटर। और इधर जो होता है, जो कंडक्टिविटी का रेंज, वो लेस देन 10⁻⁵ महो मीटर, ये होता है। ठीक है, कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम में आ गया कि नहीं लिखवे करिए, आप लिखिए, भाषा में लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास इतना है चालक कहलाएगा। वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10⁴ से लेकर 10⁻³ महो मीटर है तो वह अर्धचालक कहलाएगा। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का जो परास है वो 10⁻⁵ महो मीटर से नीचे है, कम है, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। ये कहीं कहीं पूछ भी देता है, ठीक है ना। तो कैसे याद रखते हैं, 2 घटा दिए 8, 8 6 4, 8 6 4, 8 6 4, 8 6 4 हो गया, 2 घट गया। उसके बाद 4, -3 हो गया, या -5, -3, जैसे ही -3, उसमें 2 और घटा दिए, कितना हो गया, -5 हो गया। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, 8 6 4, 8 6 4, 8 6 4, 8 6 4, -3 -5, 8 6 4, -3 -5। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। कंडक्टिविटी किसका, कंडक्टिविटी का परास है, इसका सिग्मा, जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर पूछ दिया डेफिनेशन की डिफाइन कंडक्टर, तो वैसे तो कंडक्टर के बहुत सारे परिभाषा है, अपनी भाषा में दे सकते हो। जो कंडक्टिविटी और जो इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर का चालन करता है, कंडक्टेंस करता है, वो कंडक्टर कहलाता है। अगर पूछ दिया इसके टर्म्स में, कंडक्टिविटी के टर्म्स में, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ द रेंज ऑफ द कंडक्टिविटी इज दिस देन दैट मटेरियल इज कंडक्टर। इफ द रेंज ऑफ conductivity is this, then that material is semiconductor. If the range of material is this,
देन द मटेरियल इज इंसुलेटर। वेरी इजी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स तो कंडक्टर का लिखते हैं, ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है कौन आता है? सिल्वर। अभी बात करते हैं बहुत अच्छा इसके बारे में। सबसे फर्स्ट आता है सिल्वर, उसके बाद आता है कौन सा? कॉपर। ये ऑर्डर भी हम लिख दे रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा चालक है। सिल्वर सबसे सुपर चालक है। इस साल एग्जामिनेशन में पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर। ठीक है ना, उसमें से सिल्वर एक ऑप्शन था, तो सिल्वर सबसे अच्छा है, तो इसलिए हम ये ऑर्डर लिखा रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, उसके बाद आएगा कौन सा? गोल्ड। गोल्ड के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक। उसके बाद निकेल, ये याद रखना है, निकेल के बाद आएगा ब्रास। उसके बाद आएगा ब्रॉन्ज। उसके बाद आएगा आयरन। तो आयरन तक हम ध्यान में रखे हैं, तो तुम लोग भी रख सकते हो। तो ये ऑर्डर है किसका? कंडक्टिविटी का या चालकता का कह सकते हैं, या चालकत्व का भी कह सकते हैं, कंडक्टेंस का, कि किसमें कौन अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा सिल्वर AU, AG, कॉपर CU, गोल्ड AU, एल्युमिनियम AL, जिंक, निकेल, ब्रास, ब्रॉन्ज, आयरन। ठीक है, तो ये इस तरीके से है ऑर्डर, तो इसको याद रख सकते हो। ये सारे कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है। और इंसुलेटर में बहुत सारे हैं। माइका मतलब अभ्रक। अच्छा, इसको हिंदी में लिखने का ज़रूरत है क्या? ये चांदी, ये लिख लोगे अपने, ये समझते हो। इंग्लिश अगर हिंदी में लिख रहे हो, अगर ऐसे भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। माइका है, बहुत सारे हैं, तो अनंत लिख सकते हो। वुड है, प्लास्टिक है, बहुत सारे हैं। इंसुलेटर अनंत है, लिख सकते हैं सारे एग्जांपल्स। तो इस प्रकार से ये सारे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो क्या है कि कंडक्टर जिसका रेजिस्टिविटी 0 हो जाए, रेजिस्टिविटी है ही नहीं, मतलब कोई रोकने वाला है ही नहीं, करंट अगर फ्लो हो रहा है उसमें कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? बेस्ट कंडक्टर। या इसको मिटा दे क्या? नहीं, अच्छा लिखते हैं यहीं पर। आइडियल कंडक्टर कह सकते हैं उसको, आदर्श चालक, जिसका क्या हो? रेजिस्टिविटी 0 हो। मीन्स कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि क्या होता है? 1/ρ होता है। जैसे ρ 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद आइडियल कंडक्टर, गुड कंडक्टर भी कह सकते हैं। गुड कंडक्टर, आदर्श चालक, गुड कंडक्टर, अच्छे चालक। ठीक है, उसके बाद ऐसा भी संभव है कि जिसका रेजिस्टिविटी ही इन्फिनिटी हो जाए। कुछ ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स कंडक्टेंस 0 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसको कहते हैं आइडियल रेजिस्टर। वैसे दुनिया में आइडियल होता नहीं है। आइडियल जितने ही पढ़ते हैं, आइडियल गैस, ऐसा कोई गैस है जिसके कि मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्सेस एकदम 0, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है। तो आइडियल गैस होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग उसको कंसीडर करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आइडियल हालांकि होता नहीं है, जनरली चीज़ों का आइडियल नहीं होता। जैसे आदर्श पुरुष भी नहीं है, भगवान राम भी थे तो उनमें भी मतलब 1-2 गुणों का कमी था शायद, जैसे कि शादी वो कर लिए थे, तो वो सब आदर्श पुरुष के नहीं है गुण, तो नहीं होते अक्सर। तो फिर भी कंडक्टर के स्थिति में, कंडक्टर और रेजिस्टर की स्थिति में ये पॉसिबल है, आइडियल चीज़ मिल सकता है। कैसे, वो अभी हम बताते हैं। इसको मिटा दें थोड़ा सा। तो आइडियल रेजिस्टर किसको कहेंगे और आइडियल कंडक्टर किसको कहेंगे, थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो अब क्या है, एक साइंटिस्ट है
नाम है उसका कैमरलिंग ओन्स, ठीक है, नीदरलैंड के हैं, ये नीदरलैंड के हैं, 1911 में, ठीक है ना। कैमरलिंग ओन्स साहब ने क्या किया कि कुछ मेटल्स लिए, जैसे पारा एक मेटल है, लिए और उनको धीरे धीरे फ्रीज करना चालू किए, मतलब घटाना, टेम्परेचर उसका घटाना चालू किए, घटाते गए, मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिसका टेम्परेचर अगर घटाया जाए तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, फॉल डाउन करती है। तो इन्होंने पारा को जब घटाना स्टार्ट किया, नीदरलैंड के साइंटिस्ट हैं कैमरलिन ओन्स, तो इनको कुछ इस प्रकार से मिला, केल्विन। क्या मिला कि टेम्परेचर जैसे जैसे घटा रहे थे, ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर का ये है लाइन, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वो डिक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी घटता जा रहा था। तो उनको लगा हाँ कुछ तो हो सकता है, अगर रेजिस्टिविटी लगातार गिरता जा रहा है तो क्यों ना हम और इसको फ्रीज करते जाए। एक वक्त ऐसा आया कि डिक्रीज होते होते अचानक से रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इसका ऐसे डिक्रीज हो रहा था रेजिस्टिविटी, जैसे जैसे टेम्परेचर घटा रहे थे तो रेजिस्टिविटी भी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था। लेकिन एक बैग अचानक से एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर पूरा रेजिस्टिविटी फॉल डाउन कर गया और यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या हो गया, 0 हो गया। ये स्थिति पॉसिबल है 4.2 केल्विन पे, 4.2 केल्विन पे। ये Hg का, पारा मेटल का रेजिस्टिविटी 4.2 केल्विन पे 0 हो गया, ठीक है। मतलब कंडक्टिविटी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला कोई है ही नहीं। मतलब जैसे हम वहाँ से हाई वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, तुरंत से इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट कर दिया एकदम, और बहुत ही कोई एनर्जी लॉसेस नहीं, 0 लॉसेस। बहुत बड़ी बात है कि भाई हम करंट भेज रहे हैं और कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, टोटल के टोटल जितना इनपुट दे रहे उतना हमको आउटपुट मिल जा रहा है, गेन कर जा रहे हैं हम। बहुत बड़ी बातें हो गया। तो इसमें बहुत सारे पदार्थों को देखा, जैसे कि टीन को भी, टीन और जो है ना ऐसा बहुत सारा सब्सटेंस दिखाया, कितना 0.1 केल्विन से लेकर 10 केल्विन के बीच में बहुत ऐसे सब्सटेंस निकले, जैसे कि टीन, नायोबियम, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। तो कुछ मेरे ध्यान में है, तो जैसे Hg का तो हम बता दिए, टीन है, ठीक है, और नायोबियम है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसने इतने रेंज में जब उसके टेम्परेचर को घटाया गया, ऐसा टेम्परेचर लाना पॉसिबल है, ठीक है ना, नेगेटिव में अगर डिग्री सी लेते जाएं तो वो हो सकता है ऐसा। तो करते गए तो वो रेजिस्टिविटी 0 हो गया और कंडक्टिविटी उसका इन्फिनिटी हो गया। अब बात समझने वाली है कि कोई रोकने वाला है ही नहीं, इस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला कोई है ही नहीं। मतलब जितना इसको हम एनर्जी यहाँ से दिए थे वो सारे के सारे एनर्जी हमको यहाँ पर मिल गया। तो यही जो स्थिति है इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो जिस टेम्परेचर पर हमको मिल जाता है सुपर कंडक्टिविटी, वही क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ये सब एग्जामिनेशन में शायद ही पूछे, और ये स्थिति सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। सुपर कंडक्टिविटी हो सकता है ये एग्जाम में पूछ दे, सुपर कंडक्टर क्या है, व्हाट इज सुपर कंडक्टर। तो वैसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो, इन्फिनिटी हो, वो क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। और इस पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक, सुपर कंडक्टर। वो क्रिया को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर कहेंगे इसको, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक, तो इनको प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी उस कंडक्टर में, इस स्थिति में कंडक्टर में जब भी करंट हम भेज रहे हैं तो वो
लॉस नहीं कर रहा है किसी भी सूरत में, और उसमें जो एनर्जी है वो मतलब करंट है, वो करंट महीनों, मिनटों, सालों साल रह सकता है, लॉस नहीं कर रहा है। जब लॉस ही नहीं कर रहा है तो जाएगा कहाँ, उसी में ट्रैप हो जाता है। तो इस स्थिति को देखा उन्होंने, तो इनका प्रयोग करके मॉडर्न युग में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत यूज किया जा सकता है। जैसे सुपर कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है, सुपर एकदम फास्ट काम करने वाला, कोई एनर्जी लॉसेस ही नहीं। अभी आजकल के कंप्यूटर में क्या है, गेमिंग कंप्यूटर है तो बहुत सारे फैन लगे होते हैं, बहुत सारे कूलिंग चीज़ लगे हुए होते हैं, एकदम साइंटिफिक कूलिंग इफेक्ट लगे होते हैं ताकि उसके प्रोसेसर गर्म ना हो। गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं स्पीड में, हाई स्पीड में, वोल्टेज हाई सप्लाई करता है एकदम। पबजी सब खेलते ही होगा, देखो कितना हाई एनर्जी कंज्यूम करता है, एकदम फ़ोन सब गर्म हो जाता है, एकदम हाई, बहुत ही वास्ट सॉफ्टवेयर है वो। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट के रूप में भी निकाल देता है। इसीलिए उसको कूलेंट करने के लिए बहुत सारे, किसी में 2-2 पंखा लगा रहता है, किसी में वाटर कूलेंट लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ हैं। तो बताइए अगर ऐसा कहानी हो जाए, एनर्जी लॉसेस ही ना हो, तो कंप्यूटर कितना फास्ट वर्क करेगा, एकदम खतरनाक। लेकिन ये तो अचीव कर लिया गया है, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है। काम ये चल रहा है कि जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ हम सुपर कंडक्टिविटी जो है वो रूम टेम्परेचर पर गेन कर लें, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पर गेन कर लें। और इन्होंने कहा है मतलब कि इसका लॉजिक अभी पता नहीं चला है कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या कारण है सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने का, इसका लॉजिक अभी ढूंढा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर तुमको लगे कुछ लॉजिक तो तुम जवाब दे सकते हो कि क्या होना चाहिए, क्या कारण है जिसके कारण सुपर कंडक्टिविटी हो रहा है। लेकिन मेरे 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 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स चलते कैसे हैं। सपोज कि ये रास्ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो जो लैटिस होते हैं, पॉजिटिव लैटिस, जैसे उसको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होते हैं, वाइब्रेट्स करते रहते हैं। वो लैटिस क्या होते हैं, ऐसे अपने वाइब्रेट्स करते रहते हैं अपने पोजीशन पे, और ऐसे वाइब्रेट्स कर रहे हैं, मान लीजिए ये लैटिस वाइब्रेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है ऐसे ऐसे, तो वो क्या होता है, जाकर इससे टकराता है, ऐसे टकराता है, फिर टकरा करके वो आगे बढ़ता है। तो यही जगह टकराता है जो तो एनर्जी सारा देता है। तो जैसे इसको कूल करते जाते, ठंडा करते जाते, तो जो वाइब्रेशंस ऑफ द लैटिस है वो क्या होता है, खत्म हो जाता होगा, वाइब्रेशन अस्थिर हो जाता होगा, ऐसे स्थिर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ईजी से चला जाता होगा, नो कोई उसको झंझट नहीं, जैसे रास्ता मिला वो रास्ते से निकलता हुआ चला जाता होगा। आई थिंक यही कहानी हो रहा होगा, जिसके कारण अगर टक्कर होगा तब ना वो एनर्जी देगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी इसमें है कि भाई रास्ते में तो रोड़ा है ही, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा ही, ये थोड़ा एक बातें हैं। रास्ते में अगर लैटिस हैं तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा ही। हम एक्सप्लेन किए कि जैसे उसको एनर्जी मिलता है, बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इजी से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है कंडक्टर का, पता है ही क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं लैटिस के, जैसे पॉजिटिव सब है उसके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं तो टक्कर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो ईजी नहीं कर पाता है। तो वही अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, घटाते जा रहे हैं 4.2 केल्विन ला दिए हैं, तो क्या वही वाइब्रेशंस खत्म हो जाते होंगे, रुक जाते होंगे लैटिस अपने पोजीशन पर, जिसके कारण इजी से इलेक्ट्रॉन्स जा सकता होगा। मेरे ख्याल से तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये तो सबसे आसान सा लॉजिक है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए, या ये लॉजिक सटीक लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो अगर तुमको कुछ लॉजिक चल रहा है पता, तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताना, हम उस बात पर जरूर सोचेंगे, ठीक है। या मेरा वाला लॉजिक तुम्हें कैसा लग रहा है उसके बारे में बताओ, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, तो ये थी कहानी। अब इसको पहले मिटाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं आगे का थ्योरी। आगे का थ्योरी है कार्बन कलर कोडिंग। ओके, पहले इसको मिटाते हैं, हर एक लॉजिक को देखते हैं। तो देखते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर तो बड़े विचित्र बात है भाई, कंडक्टर तो खुद रजिस्टर है, तो हमको कार्बन रजिस्टर का क्या जरूरत पड़ी यार? लॉजिक होता क्या है, कंडक्टर होता क्या है कि कोई सर्किट बना हुआ है, बड़ा सा किट बना हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई रहती है,
जैसे लैपटॉप वाला या कोई गेमिंग वाला, कोई सा भी गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है किसी हिस्सों में हमको कम करंट की ज़रूरत होता है। हो सकता है अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो वो पार्ट जल जाएगा। तो उस करंट को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, एक रजिस्टर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। रजिस्टर हम क्या करें, तो हम तार भी लगा सकते हैं कोई सा भी, तो उसमें भी तो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन वो क्या होता है, जो नॉर्मल वायर्स होते हैं वो ज़्यादा करंट फ्लो होने पर वो हो सकता है पिघल सकता है। अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाए, मतलब ज़्यादा देर तक एनर्जी फ्लो हो जाए या हाई वोल्टेज आ जाए, तो क्या हो सकता है, वो पिघल सकता है, वो झेल नहीं पाएगा, तुरंत पिघल जाएगा। तो बड़ा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तब इंट्रोड्यूस कराया कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर होता क्या है, कुछ इस प्रकार के देखे होंगे, बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही सस्ता, 12-13 मिल जाता है, 2 रुपया 5 रुपये, 5 रुपये में कहेगा 12-15 ठोप दे देगा। बहुत सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है कि इसके ग्रेडियंट्स बहुत ही कम खर्च होते हैं इसमें, लेकिन जिन्होंने बनाया होगा बड़ी लॉजिक लगाया होगा, आसान नहीं सोचा होगा उन्होंने। ये तो बनाया हमको मिल जाता है, वाह वाह करते रहते, लेकिन हमने तो बनाया कुछ नहीं, बस जो बना हुआ चीज़ है उसी में एकदम शान बखेरी करते रहते हैं। क्या चीज़ें हमने बनाया, क्या चीज़ें हम लोगों ने दुनिया को दिया, कुछ नहीं दिया है। सब तो दूसरे का बने हुए चीज़ को यूज़ करते हैं, फिर भी बाबा करते रहते हैं। आई एम द बेस्ट, ओके नो प्रॉब्लम, यू आर बेस्ट, ओके। तो जिन्होंने बनाया बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि ऐसा देखिए कि बहुत बार देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो सर्किट्स होते, किट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ लगे हुए ऐसा देखे, तो वो रजिस्टर कहलाता है। इसको कार्बन रजिस्टर कहते हैं। तो इसको आज हम तोड़े भी, उसको तोड़े तो क्या निकला, एक ये कैप लगा हुआ रहता है उसके ऊपर, निकेल का कैप लगा हुआ रहता है ऐसे कुछ प्रकार से, और ये एकदम ऐसा एक बेलनाकार का ऐसा रहता है। ये बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, कुछ चीज़ का ये बना होता है ये हार्ड। उसके अंदर जो फील्ड रहता है वो कार्बन का कुछ मतलब कण होते हैं, ऐसा नहीं पूरा कार्बन ही भरा हुआ रहता है, नहीं, कार्बन के कुछ कण होते हैं। जैसे ग्रेफाइट, कार्बन के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। ग्रेफाइट का कुछ कण, मतलब समझ रहे हो ना, चूर्ण वो, और क्ले कुछ कहे तो मिट्टी टाइप की चीज़ें, क्ले, दोनों को मिक्स करके, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन ही भरा रहता है, दोनों को मिक्स करके, कैसे मिक्स किया जाता है, हाई टेम्परेचर, पूरा पिघला एकदम मिक्स किया जाता है, एकदम सब चीज़ एकदम हाई प्रेशर पे मिक्स करके फिर उसको सॉलिड बनाया जाता है, एकदम सॉलिड, और उसको इसके बीच में भर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें ये कार्बन से ऐसे टच किया हुआ ये लेड वायर्स होते हैं, ऐसे निकले हुए होते हैं, इन्हीं को जोड़ा जाता है उससे। तो ये कार्बन तो क्या होता है, क्ले रहने के कारण, कार्बन रहने के कारण इसमें कितनो टेम्परेचर आ जाए, कितनो एनर्जी फ्लो करा दिया जाए, कितना भी हाई एनर्जी फ्लो करा जाए, कितना भी हाई वोल्टेज कर दिया जाए, तो ये ब्रेक नहीं होता, सह लेता है, थाम लेता है एकदम करंट को, कुछ नहीं होगा हमें ना, और ये थाम लेता है। तो आगे इससे लगे हुए जो भी कीट होते हैं वो क्या होता है, नहीं जलता है। कैसे, बहुत सिंपल, क्या किया जाता है, सिंपली फॉर एग्जांपल कुछ लाइट सब जैसे हाँ, कुछ टॉर्च जो डायरेक्ट लाइट पे जलता हो, या चार्जर, हाँ चलिए चार्जर में बल्ब लगा रहता है, छुट्टा सा ऐसा, एकदम छुटकू सा लगा रहता है ऐसा बल्ब। अगर इसको डायरेक्ट एसी में जोड़ो तो खटाक बूम चला जाएगा, लेकिन क्या किया जाता है, हाई एनर्जी इसमें फ्लो हो जाता है तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तो जलेगा नहीं, हाई एनर्जी तुरंत हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसा रहता है, ये ऐसा, ओके, बल्ब चार्जर में। तो अगर इसको डायरेक्ट एसी से जोड़ दिया जाए तो क्या कहानी होगा, जस्ट सेकेंड, हेलो। तो क्या कहानी होता है कि अगर इसमें हाई एनर्जी फ्लो हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें हमको उतने ही करंट भेजना है जिससे ये जल जाए। तो हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं, यही रजिस्टर लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखे होगे लगा हुआ, एकदम देखे होगे, नहीं देखे हो तो
ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं देखोगे तो ऐसा लगा हुआ रहता है, ऐसे नहीं, मतलब इसमें कनेक्ट रहेगा, इधर से करंट जाएगा। तो क्या होता है, ये रजिस्टर जैसे लगा हुआ रहता है तो वो करंट को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, ठीक है। अब और ये इसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, इसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, बदल नहीं सकता, वेरिएबल नहीं हो सकता। वैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस बने जिसका बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस बने जिसका हम रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, फिक्स होता है इसका रेजिस्टेंस, हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार बन गया तो बन गया, उसको जो रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आ जाएगा। तो वो कितना रेजिस्टेंस होगा वो अभी थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे कि कैसे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस बल्ब को बचा लेता है, और कितनों हम वोल्टेज देंगे तो ये सह लेगा सारी चीज़ को, लेकिन इसको डैमेज होने नहीं देगा, इसको नहीं डैमेज होने देगा, ये खुद सह लेगा, खुद बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है। और इससे कितना जाएगा तो इससे क्या होता है, हीट ये इस एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि क्ले और इसको मिक्स करके किया गया है तो उतना ज़्यादा हीट ये जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बचा रह जाता है, ठीक। तो बात समझ में आएगा कि कार्बन रजिस्टर क्या है। फिर आ गया होगा, थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखे होंगे ऐसा कार्बन रजिस्टर बना हुआ और उसमें ये कलर का पैचेस बने हुए देखे होंगे, ठीक है। तो वो कलर के पैचेस के माध्यम से ही हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस होगा उसका। तो अभी देखेंगे, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कार्बन रजिस्टर क्या है। अगर डेफिनेशन पूछ दे कि कार्बन रजिस्टर क्या है तो क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ कार्बन का ही बना होता है, जान गए क्या क्या होता है, आई थिंक जान गए, अब सफिशिएंट है। अब डायरेक्ट डेफिनेशन में चलते हैं। कार्बन रजिस्टर इज मेड बाय कार्बन। कार्बन रजिस्टर क्या होता है, कार्बन का बना होता है। इट हैज़ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, बदल नहीं सकते, जो एक बार बन गया नहीं बदल सकते। एंड हैज़ हाई ऑर्डर रेजिस्टेंस, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है हाई ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। इट विथस्टैंड इन हाई एनर्जी, इन हाई एनर्जी। तो ये जो है ना बना रहता है, विथस्टैंड मतलब सहते रहता है, थमे हुआ रहता है, बना हुआ रहता है। कब, इन हाई एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर जाएगा तब पर भी। तो हिंदी में भी परिभाषा लिख लो, कार्बन प्रतिरोध क्या है, वह प्रतिरोध जो कार्बन का बना होता है, वह प्रतिरोध जो कार्बन का बना होता है उसे कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतिरोध निश्चित होता है, मतलब परिवर्ती नहीं होता है, ये भी लिख सकते हो, अर्थात परिवर्ती नहीं होता है। और ऊंचे क्रम के या ज़्यादा क्रम के होते हैं, क्रम के होते हैं। और यह ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह करने के बावजूद भी बना रहता है, और यह ज़्यादा ऊर्जा प्रवाह होने के बावजूद भी बना रहता है, ठीक है। अपनी भाषा का डेफिनेशन है, एकदम सिंपल साधारण भाषा में तुरंत याद हो जाए, ठीक है। तो ये कहानी है इसका, ठीक। अब देखते हैं, इसका निकालने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है। जब कार्बन रजिस्टर को देखेंगे ना तो उसमें पैचेस बने हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्या होंगे, पैचेस ऐसे घुसे हुए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उस पर क्या होता है, कलर करके इस पर ये जो बना होता है इस पर कलर चढ़ा दिया जाता है, फिर उस पर ऐसे कलर का सर्कुलर ऐसे पैचेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसी पैचेस के माध्यम से बड़े खतरनाक तरीके से, लेकिन सोचा होगा जब ये शुरुआती दौर में बना हो गया होगा तो सिर्फ कलर देख करके इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दिया जाता है। कितना हाई थिंकिंग किया होगा बनाने वालों ने, नॉट ईजी, ऐसे सोच लेना आसान नहीं है। तो वही उसी वे को देखते हैं, आगे देखते हैं। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, वो एक टेबल लिखते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा सा टेबल लिखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा सा वीडियो हो जाएगा। पॉज कर देते हैं। तो ये है कलर कोड, ठीक है ना, जो कार्बन रजिस्टर होते हैं तो कैसा होते हैं तो पता है ही, कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, ऐसा कुछ इसमें पैचेस बने होते हैं, 1 2 ऐसे कलर वाला पैचेस बने होते हैं, 3 इस तरीके से, और एक दूर में होता है थोड़ा पैच, ऐसा होता है या नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसको नाम देते हैं A B C D, और ये हो गया कलर फर्स्ट,
कलर फर्स्ट, कलर सेकेंड, कलर थर्ड, कलर फोर्थ, इस प्रकार से 4 कलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कोड किया हुआ है, कलर को इस प्रकार से कोडिंग कर दिया है कि इसको देख करके रेजिस्टेंस लिख देने के बाद जो भी कार्बन रजिस्टर होते हैं उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाता है। हमको प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ता, बस देख करके बता देते हैं कि हाँ फलाने रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा। तो कैसे देखते हैं वो देखते हैं। तो लिखते हैं वैल्यू। तो ये पहले क्या कर लो, एक टेबल नोट कर लो इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल है, कोड है ये लिखा हुआ, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये कलर कोड है कि ब्लैक कलर रहेगा तो नंबर उसका 0 होगा, मल्टीप्लायर जो होगा 10 की पावर 0, सब पता चल जाएगा क्या करना है इसका। पहले नोट कर लो अच्छे से, पाउस करके नोट कर लो, ऐसे पाउस कर लो, नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके, नोट हो गया होगा। ब्लैक, ब्राउन का 1 इतना, रेड, ऑरेंज, येलो, पीला, ग्रीन, हरा, ब्लू, नीला, वायलेट, बैगनी, ग्रे, धूसर या सलेटी, वाइट, सफ़ेद, गोल्डन, सुनहरा, सिल्वर, चांदी, नो कलर, कोई कलर, ठीक है। तो इस प्रकार से है। इसका टॉलरेंस जो है वो क्या है, 5% +- +- 10% +- 20%। तो इसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ कार्बन है, कार्बन रजिस्टर है, उसका अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ लिख देते हैं। ऐसा मत करना कि टेबल में लिख देना, जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सिर्फ ऐसे बना करके अलग टेबल लिख लेना, ठीक है। हमें इधर इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं, ठीक, ऐसे कुछ टेबल में मत भर देना, ये हम इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक। इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, प्रतिरोध कैसे, ए का जो कोड होगा, ए जो रंग होगा, पहला जो रंग होगा उसका जो कोड तुमको यहाँ पर मिलेगा, ये जो नंबर है उसको यहाँ पर ए की जगह पर रखना है। बी वाला जो सेकेंड कलर होगा उसका जो कोड होगा, जो यहाँ से मिलेगा, ये उसका कोड है, वो यहाँ पर रखना है, इनटू 10 की पावर C, 10 की पावर C, जो भी ये वाला रंग होगा उसका जो भी कोड होगा इसमें से उसको यहाँ पर रखना है, +- D जो भी रंग होगा उसका यहाँ पर रख देना है। बस यही हो गया मेरा क्या चीज़, रेजिस्टेंस। बहुत आसान है। और उससे ही बड़ी बात यह है कि ये 1 मार्क्स का हर साल पूछा ही जाता, मतलब फिक्स है इससे आना क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स तुम बहुत अच्छे तरीके से गेन कर लिए। बस एक चीज़ है कि इस कलर कोडिंग को याद रखना। तो कलर कोडिंग को याद रखने का एक तरीका है, तो ऊपर वाले को पहले मिटा लेते हैं, उसी में लिख देते हैं कलर कोडिंग। तो कैसे याद रखा जाता है इसको, बहुत आसान है। ऐसे कैसे नंबर याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान, BB रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, has very good wife। तो BB रॉय, B ब्लैक, 0, यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, B ब्लैक, B ब्राउन, R रेड, O ऑरेंज, येलो, Y येलो, ऑफ का कुछ नहीं, G ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन ब्लू, वेरी वायलेट, और गुड ग्रे, वाइफ W वाइट। तो बाकी ये जो तीनों है, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ये तो इसका कोडिंग है कि नहीं, से होगा नहीं, सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा। तो जो गोल्डन होगा उसका 5% होगा, सिल्वर जो होगा उसका 10% होगा, और कोई कलर नहीं है तो उसका कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कहाँ से कोडिंग का जो कोड होगा, इसका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा,
अरे छुटिया 1 2 3 4, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा और इसका 9 होगा। इस तरीके से कोडिंग है, बहुत आसान है। तो ये ऑफ वॉफ नहीं भी याद रख सकते हो तुम, सीधा याद रख सकते हो। ऑफ और हैज हटा दो, मार दो गोली। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, 10 हैं टोटल। तो 0 हमेशा याद रखना है, जैसे बी बोलेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। बी मतलब ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। BB रॉय रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ग्रीन, ग्रेट ब्रिटेन ब्लू, वेरी गुड वाइफ, वायलेट गुड, ग्रे वाइट, वाइफ से वाइट। ठीक है, इस तरीके से कोड याद हो गया। कोड याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो कलर होगा उसका पहले कोड डिसाइड कर लेंगे, सेकेंड नंबर जो होगा उसका कोड डिसाइड कर लेंगे, इसे रख देंगे। सी नंबर जो होगा उसका कोड डिसाइड करेंगे, डी होगा, बस काम खत्म। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं साधारण सा, ऐसा ये है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, इस पे ऐसे 3 पैचेस बने हुए हैं। ये है सिल्वर चांदी का, ठीक है, ये है रेड लाल, ये है वाइट उजला। लेकिन इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, हिंदी वाले को तो कोई ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश में ही याद रखना होगा। इसका नाम देते हैं, चलो हरा ग्रीन। अब लिखते हैं इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट ए नंबर है रेड, तो चलते हैं BBR, तो 0 1 2 मतलब फर्स्ट जो है, फर्स्ट कलर जो मिला, ये मिला, उसका जो कोड है 2 है, तो 2 रख दिए। अब सेकेंड नंबर वाइट, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। 10वें नंबर पर आया वाइफ, W वाइट 10वें नंबर पर आया, मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 9वां नंबर होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होगा, तो 29। बहुत आसान है। इनटू 10 लिख दिए। अब पावर तीसरा कलर को देखते हैं, दूसरा का क्या नहीं हो गया, तीसरा को देखते हैं। तीसरा क्या है, हरा, हरा है, तो BBROY ग्रेट ग्रीन, ब्लैक ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, उसके बाद ग्रेट ग्रीन। कितना नंबर हो गया, 6th नंबर। 6th नंबर हुआ मतलब कोड होगा उसका कितना, 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। लास्ट में लिखा हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर का कोडिंग तो नहीं लिखाएगा, डी नंबर। तो सिल्वर का क्या होता है, टॉलरेंस 10%। यहाँ पर क्या हो गया, 10%। यही क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या लिखेंगे, ओम, इतना ओम। ठीक है, यही होगा मेरा आंसर। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है लिखना, 1 मार्क्स का फिक्स है। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले मिटा देते हैं, एकदम गंदा कर देते हैं इसको। चलो भाई मिट जाओ, उसके बाद कुछ नहीं, एकदम 2-3 अपने से प्रैक्टिस कर लेना। एक बता देते हैं, एक होमवर्क देते हैं। ठीक है, ये हर साल पूछता है, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल ना पूछा गया हो। वन टू थ्री, तो ये ले लेते हैं ब्लैक, ये ले लेते हैं ऑरेंज, नारंगी, काला, ये लेते हैं वायलेट,
ठीक है, और ये नो कलर, ये दिए ही नहीं, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, 3 ही दिया हुआ है, ठीक है, 3 ही दिया हुआ है। अगर 3 दिया हुआ है, चौथा नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नो कलर है वो, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, बहुत आसान। ब्लैक, बी रो है, ब्लैक है, 0 मीन्स 0। BBRO 4 नंबर मतलब कोडिंग 3, ऑरेंज। BBRO 4 नंबर में तो कोडिंग 3 इंटू 10 की पावर वायलेट, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी, केवा नंबर 8वां नंबर मतलब कोडिंग 7, प्लस माइनस नो कलर, नो कलर मतलब 20%। ये होगा आंसर, ठीक है, बहुत ईजी। एक देते हैं बनाने के लिए HW बना करके कमेंट करना है तुम्हें। ओके, 1 2 3 एंड दिस इज 4, दिस इज गोल्डन, हिंदी में सुनहरा, ठीक है। ये दे दिए हम वाइट, पहला उजला, दूसरा का दे दिए ग्रीन, चलो ग्रीन, हरा, और लास्ट वाला दे दिए ऑरेंज, नारंगी। कितना आसान है। तो तुमको क्या बताने हैं? रेजिस्टेंस बताना है। क्या होगा? प्रतिरोध। ओके, तो क्लास को इसी यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक एकदम पढ़ करके मस्त रहो, खुश रहो, एकदम पढ़ो और जो गेन कर लो उसकी खुशी किसी खुशी के बराबर नहीं है। एकदम टॉप मोस्ट चिल रहो, मस्त रहो। पढ़ करके जो खुशी होता है, कुछ गेन करके जो खुशी होता है, वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। अगर पढ़ करके कहीं गए हो पार्टी सार्टी में तो मज़ा आ जाता है। अगर पढ़े नहीं हो, आज ज़िंदगी बर्बाद हो गया। अगर 5 दिन तुम नहीं पढ़ाई करते हो, क्या चल रहा है ज़िंदगी में पता ही नहीं चल रहा। अगर ज़िंदगी में रियल हैप्पीनेस ढूंढना है ना, पढ़ते रहो, हर वक्त पढ़ो, हर वक्त। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद जैसे ही तुम 25-26 पार कर जाओगे ना, अभी तो भारी लगता है पढ़ना, लेकिन तभी चाहोगे कुछ पढ़ें। पढ़ने से ना लक मिलता है, अच्छा मिलता है, खुशी मिलती है। यू डोंट नो, तुमको बिलीव नहीं हो रहा, नहीं बिलीव हो रहा है, लेकिन ज़रूर कुछ दिन के बाद बिलीव होगा तुम्हें इस बात का। ये बात तो ज़रूर बिलीव होता है। अगर तुम 5 दिन पढ़ाई छोड़ दो तो सारी चीज़ें वीरान लगता होगा। कितना अच्छा मतलब ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा, साला बेकार हो गई ज़िंदगी, क्या होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ पढ़ते रहो, गेन करते रहो और आगे कुछ सक्सेस करते रहो। ठीक है, पढ़ करके एकदम हंसते मुस्कुराते रहो, चिल रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, बी चिल। थैंक यू। और ये होमवर्क जो दिया है मैं इसको सॉल्व करके दिखाओ हमें। थैंक यू।